हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुन के याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 1, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 2, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर आप देखें तो इन दोनों तथ्यों में गहरा विरोधाभास और समानता छिपी है। वो कैसे? मतलब एक तरफ दादा भाई नौरोजी उस देश की संसद में जाकर बैठे जो हम पर राज कर रहा था, ये बौद्धिक संघर्ष की चरम सीमा थी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ आजाद भारत ने खान अब्दुल गफ्फार खान को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। ये दर्शाता है कि हमारी नजर में मानवता और स्वतंत्रता संग्राम की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। और जब सीमाओं और अधिकारों की बात हो ही रही है तो जरा इस तथ्य पर गौर करें। प्रश्न 3, विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? सही उत्तर है न्यूजीलैंड। हाँ, अरे वाह, 1893 की बात है ये। है ना? हम अक्सर खुद को बहुत आधुनिक मानते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि दुनिया के कई बड़े देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला। सटीक कहा आपने। न्यूजीलैंड ने ये कदम उठाया तो ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं था, बल्कि एक वैश्विक समानता की दिशा में एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसी समानता और वैश्विक प्रतिनिधित्व की कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण नाम जुड़ते हैं, जैसे प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है बीएन राव। बीएन राव का योगदान असाधारण था। मुझे भी उन्हें नाम देखकर थोड़ी हैरानी होती है। हम अक्सर संविधान निर्माण में सिर्फ कुछ ही चेहरों को याद रखते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीएन राव जैसे लोगों ने भारत की कूटनीतिक और न्यायिक नींव रखी थी। और इसी कूटनीति का हिस्सा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 5, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है बेलग्रेड। हाँ, बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भी उसी स्वतंत्र सोच का हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही थी, तब अलग रहने का फैसला करना आसान नहीं था। बिल्कुल, ये तय करना कि हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, भारत और अन्य नव स्वतंत्र देशों के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक साहस था। इस कूटनीतिक साहस के साथ साथ वैज्ञानिक और संचार के क्षेत्र में भी हमने और दुनिया ने कई पहली बार कदम उठाए। जैसे प्रश्न 6, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर है आर्यभट्ट। जी, आर्यभट्ट एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और संचार में प्रश्न 7, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है बंगाल गजट। अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रश्न 8, कागज की मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सही उत्तर है चीन। और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रश्न 9, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सही उत्तर है अप्सरा। चीन का कागज की मुद्रा जारी करना एक बड़ा आर्थिक बदलाव रहा होगा, है ना? वजनदार सिक्कों से एक कागज के टुकड़े पर विश्वास करना, जो आज की पूरी बैंकिंग प्रणाली का आधार है। दरअसल ये विश्वास ही तो व्यवस्था बनाता है, चाहे वो कागज के टुकड़े पर अर्थव्यवस्था का विश्वास हो या फिर एक नागरिक का अपने अधिकारों पर विश्वास। अधिकारों से याद आया, अब हम अपनी बातचीत के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, मानवाधिकार और न्याय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। तो प्रश्न 10, मानवाधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर है सार्वभौमिक। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 11, मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार। सार्वभौमिक यानी जो सबके लिए समान हो। हाँ, और न्याय की बात करें तो प्रश्न 12, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए पिलर ऑफ जस्टिस किसे माना जाता है? सही उत्तर है न्यायपालिका। प्रश्न 13, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सजा देने का अधिकार है? सही उत्तर है नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के पास सजा देने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बिना सजा के तो वो एक बिना दांत के शेर जैसा लगता है।
यह बहुत ही स्वाभाविक सा संदेह है, लेकिन तस्वीर थोड़ी अलग है। एनएचआरसी का काम जांच करना, मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर करना और सिफारिशें देना है। अच्छा। अगर आयोग को ही सजा देने का अधिकार मिल जाए तो वो एक समानांतर अदालत बन जाएगा। सजा देने का काम अदालत का है, इसीलिए न्यायपालिका को ही पिलर ऑफ जस्टिस माना गया है, जैसा कि आपने प्रश्न 12 में बताया। मतलब शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। बिल्कुल, शक्तियों का ये बंटवारा तानाशाही को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात समझ में आई। यानी हर संस्था का अपना एक विशेष काम है। मानवाधिकारों के इसी संघर्ष में एक और बड़ा नाम सामने आता है, प्रश्न 14। इनमें से किसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी होने का गौरव प्राप्त है? सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। मंडेला का संघर्ष तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, और अधिकारों का आधार क्या है? प्रश्न 15। किसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही उत्तर है सार्वभौम घोषणा, UDHR। खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद नेल्सन मंडेला ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। रंग भेद के खिलाफ उनका संघर्ष उसी सार्वभौम प्रकृति को दर्शाता है जिसका जिक्र हमने प्रश्न 10 में किया। बिल्कुल, जो अधिकार एक इंसान को जन्म से मिलते हैं वे सार्वभौमिक ही होने चाहिए। चलिए मानवाधिकारों से जुड़े कुछ और तथ्य देखते हैं। प्रश्न 16। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 17। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1993। 1993 यानी बहुत पुराना नहीं है। सही कहा। और प्रश्न 18। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 दिसंबर। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर है अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। प्रश्न 20। मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? सही उत्तर है भेदभाव। भेदभाव का विरोध ही इसका मूल उद्देश्य है। बिल्कुल। मानवाधिकारों ने एक समाज के रूप में हमें स्वतंत्र और समान तो बना दिया, लेकिन एक विशाल देश को एक साथ जोड़ने का काम किया है हमारे परिवहन तंत्र ने। अब हम भारत की भौतिक यात्राओं की ओर मुड़ते हैं। ये मेरा पसंदीदा विषय है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 21। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? सही उत्तर है 111। और प्रश्न 22। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? सही उत्तर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ जलमार्गों की संख्या काफी रोचक है। रुको, यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमेशा एक्सप्रेसवे, हाईवे या बुलेट ट्रेन की चर्चा होती है। अचानक से इन पानी के रास्तों पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? अब इसका कारण बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक है। जरा सोचिए, जब आप सड़क पर भारी सामान ले जाते हैं तो टायरों और सड़क के बीच भारी घर्षण मतलब फ्रिक्शन होता है। हाँ, टायर घिसते हैं। बिल्कुल, इसके लिए ज्यादा ईंधन चाहिए और सड़क बार बार टूटती है। लेकिन पानी पर घर्षण बहुत कम होता है। 1 लीटर ईंधन में जितना माल सड़क के रास्ते जाएगा उसका कई गुना माल जलमार्ग से जा सकता है। ये किफायती भी है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी इतिहास के पुराने साधन अब भविष्य की आधुनिक तकनीक बन रहे हैं। एकदम सही। परिवहन से जुड़े कुछ और दिलचस्प तथ्य देखते हैं। प्रश्न 23। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 24। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान का ये एयरपोर्ट बहुत सामरिक महत्व रखता है। हाँ, और उड्डयन की शुरुआत देखिए। प्रश्न 25। वर्ष 1911 में भारत में हवाई परिवहन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुआ? सही उत्तर है इलाहाबाद और नैनी। आपको पता है, इलाहाबाद और नैनी के बीच की वो पहली उड़ान दुनिया की पहली एयर मेल यानी हवाई डाक सेवा थी। सोचिए, 1911 में हवा में चिट्ठियां उड़ रही थी। सच में ये काफी अमेजिंग है। रेल की बात करें तो प्रश्न 26। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? सही उत्तर है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। प्रश्न 27। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? सही उत्तर है महाराष्ट्र। 1853 से अब तक रेलवे ने बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। और बंदरगाहों की बात करें, प्रश्न पॉइंट 28। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट के बंदरगाह का उदाहरण है?
सही उत्तर है चेन्नई बंदरगाह। प्रश्न पॉइंट 29, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न पॉइंट 30, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? सही उत्तर है कांडला बंदरगाह। कांडला एक बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। खैर, देश के इन भौगोलिक ध्वनियों से आगे बढ़कर अब हम देश की आत्मा यानी संविधान और नीतियों की बात करते हैं। चलिए संविधान की ओर चलते हैं। प्रश्न पॉइंट 31, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? सही उत्तर है 51A जी। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या? यहाँ एक बहुत गहरा संवैधानिक दर्शन छुपा है। अगर आप प्रश्न 31 को देखें तो यह पर्यावरण बचाने को नागरिक का कर्तव्य बताता है। ये कोई थोपा हुआ कानून नहीं है, बल्कि यह एक दोतरफा साझेदारी है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने या नियम बनाने से शहर में एक्सीडेंट नहीं रुकते। बिल्कुल। नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए लाल बत्ती पर रुकना पड़ता है। एकदम सटीक उदाहरण है। संविधान भी इसी तरह काम करता है। कर्तव्यों की बात करें तो प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस समिति ने पाया कि मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली के अभिन्न कार्यों का संहिताकरण है? सही उत्तर है वर्मा समिति। प्रश्न 33, संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगुणित किया गया था? सही उत्तर है 10। हाँ, शुरुआत में 10 ही थे। प्रश्न 0.34, मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। और प्रश्न 0.35, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51। संविधान राज्य यानी सरकार को भी कुछ निर्देश देता है, जिन्हें हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। आइए उन सिद्धांतों को भी देख लेते हैं। प्रश्न 0.36, निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है और वो उद्योग है? सही उत्तर है कुटीर उद्योग। प्रश्न 0.37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 48A। कुटीर उद्योग हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। सही उत्तर है मनरेगा, MGNREGA। प्रश्न 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 41। प्रश्न 40, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। ये साफ है कि नीतियां जमीनी स्तर जैसे ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग को मजबूत करने के लिए बनी थी। हाँ, लेकिन जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पर आते हैं तो योजनाएं कैसे काम करती हैं, ये हमारे अगले खंड में है। प्रश्न 41, नई जनता पार्टी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर है 5वीं। ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। सही उत्तर है जर्मनी। प्रश्न पॉइंट 43, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही उत्तर है जन योजना, पीपल्स प्लान। जन योजना यानी लोगों की योजना। प्रश्न पॉइंट 44, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न पॉइंट 45, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसमें तैयार और लॉन्च किया था? सही उत्तर है DP धर। पंचवर्षीय योजनाओं का ये इतिहास बताता है कि एक नए देश को खुद को खड़ा करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। सच में। कभी विदेशी सहयोग जैसे जर्मनी के साथ राउरकेला में लेना पड़ा, तो कभी राजनीतिक बदलावों के कारण योजनाओं को बीच में रोकना पड़ा। प्रश्न 46, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? सही उत्तर है पहला। प्रश्न 47, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष में की गई थी? सही उत्तर है
1992। और शायद यही आर्थिक जद्दोजहद हमें 1991 के उस बड़े बदलाव तक ले गई। बिल्कुल, 1991 का साल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट था। प्रश्न 48। भारत ने 1991 में NIP की घोषणा की। NIP का अर्थ है, सही उत्तर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। प्रश्न 49। सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है। सही उत्तर है उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। प्रश्न 50। योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग। उदारीकरण बहुत जरूरी कदम था। मैं अक्सर सोचती हूँ कि 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बंद थी। तो इस सब का क्या अर्थ है? उदारीकरण कोई शौक नहीं था, बल्कि वो समय की मांग थी। वो एक आर्थिक मजबूरी थी जिसने अवसर का रूप ले लिया। मतलब अर्थव्यवस्था कोई रुकी हुई नदी नहीं है, ये एक बहता हुआ प्रवाह है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के मायने बदल रहे थे, तब भारत को भी सरकारी प्रतिबंधों को ढीला करना पड़ा। हाँ, और यही बदलाव की सोच हमें योजना आयोग से निकालकर नीति आयोग तक ले आए। सही कहा। जहां अब सिर्फ योजनाएं ऊपर से थोपी नहीं जाती, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाई जाती हैं। समय के साथ बदलाव ही जीवित रहने का नियम है, और यही नियम इतिहास पर भी लागू होता है। भारत के इतिहास के पन्नों में भी लगातार ऐसे बदलाव हुए हैं। इतिहास का खंड तो हमेशा रोमांचक होता है। प्रश्न 51। वह सुल्तान कौन है जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 52। दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का शासक बनना उस दौर की एक बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल। और युद्धों की बात करें, प्रश्न 53। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। प्रश्न 54। 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गए थे? सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय। तराइन के युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया था। प्रश्न 55। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर है तैमूर लंग। प्रश्न 56। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया? सही उत्तर है कन्नौज। हाँ, कन्नौज को लेकर 3 बड़े राजवंशों का ये त्रिपक्षीय संघर्ष बताता है कि गंगा के उपजाऊ मैदानों पर कब्जा करना हमेशा से सत्ता का असली खेल रहा है। हाँ, लेकिन इतिहास का एक पहलू और भी है जिसे हम अक्सर युद्धों के शोर में नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि इतिहास सिर्फ तलवारों और सत्ता संघर्ष का नहीं है। आप वास्तुकला और साहित्य की बात कर रहे हैं ना, आइए इसे भी देखते हैं। प्रश्न 57। सांची के स्तूप की खोज 1818 में द्वारा की गई थी। सही उत्तर है सर हेनरी टेलर। प्रश्न 50-60। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? सही उत्तर है 34। एलोरा की 34 गुफाएं हमारी प्राचीन कला का अद्भुत नमूना है। प्रश्न 59। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य सिलप्पदिकारम मूल रूप से भाषा में लिखा गया था। सही उत्तर है तमिल। प्रश्न 60। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी का विवरण बहुत ही सटीक माना जाता है। प्रश्न 61। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? सही उत्तर है चंद बरदाई। प्रश्न 62। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? सही उत्तर है संस्कृत। साहित्य के बिना इतिहास अधूरा है। प्रश्न 63। चोल संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न 64। चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? सही उत्तर है विजयालय चोल। प्रश्न 65। पुलकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वो राजवंश से संबंधित था। सही उत्तर है चालुक्य। प्रश्न 66।
चोल वंश के राजचिह्न में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? सही उत्तर है बाघ। चोल राजवंश का नौसेना बल बहुत ही शक्तिशाली था। ये हिस्सा वाकई अद्भुत है। इलोरा की गुफाएं या फिर चोल राजवंश का बाघ वाला राजचिन्ह, ये हमें बताते हैं कि उस समय कला, दर्शन और समाज कितने उन्नत थे। सदियों बाद भी ये रचनाएं और साहित्य हमारी संस्कृति की गवाही दे रहे हैं। अल बरूनी की किताबुल हिंद न होती तो हमें 11वीं सदी के भारतीय समाज का वो निष्पक्ष वर्णन कभी नहीं मिलता। सही कहा। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब हम उस विज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो कल भी सच था और आज भी सच है, भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियम। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 66, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? सही उत्तर है विद्युत मोटर। प्रश्न 68, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? सही उत्तर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। हाँ। प्रश्न 69, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? सही उत्तर है ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है न नष्ट, केवल रूप बदला जा सकता है। प्रश्न 70, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? सही उत्तर है 746 वॉट। प्रश्न 71, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर है जूल। ऊर्जा संरक्षण का नियम विज्ञान का सबसे बुनियादी नियम है। यहाँ श्रोताओं के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी रखना चाहूंगी। ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझना हो तो इसे एक करेंसी एक्सचेंज की तरह सोचें। वो कैसे? जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं, आप बैंक गए और उसे डॉलर में बदलवा लिया, फिर उसे यूरो में बदलवा लिया। आपके पैसे की कुल कीमत वही रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। मोटर भी यही करती है, वो बिजली की ऊर्जा को खींचती है और उसे घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा में एक्सचेंज कर देती है। अरे वाह, ये एनालॉजी विषय को बहुत स्पष्ट कर देती है। विज्ञान कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस प्रकृति के काम करने का तरीका है। और ये तरीका हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी रसोई और कारखानों में भी मौजूद है। रसायन विज्ञान के इन सवालों को देखिए। प्रश्न 7.2, आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर है बेरियम। प्रश्न 7.3, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का इस्तेमाल कूलिंग में बहुत होता है। मुझे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस वाला तथ्य हमेशा से जादुई लगता है। ये ठोस से सीधे गैस बन जाती है, बीच में तरल होती ही नहीं। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं। प्रश्न 747, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? सही उत्तर है सिट्रिक अम्ल। प्रश्न 75, टूथपेस्ट के प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? सही उत्तर है क्षारीय। और टूथपेस्ट का क्षारीय मतलब एल्कलाइन होना भी बहुत वैज्ञानिक है। हमारे मुंह में खाने के बाद बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जिससे दांत खराब होते हैं। टूथपेस्ट का क्षार उस एसिड को बेअसर कर देता है। क्या बात है! रोज सुबह ब्रश करते समय कोई इतना गहरा विज्ञान नहीं सोचता। कुछ और दैनिक रसायन देखते हैं। प्रश्न 76, चींटी के काटने पर होने वाली जलन किस अम्ल के कारण होती है? सही उत्तर है फॉर्मिक अम्ल। ये बहुत दर्दनाक होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। एसिटिलीन। प्रश्न 78, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। प्रश्न 79, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न 80, कपड़े धोने के साबुन में कौन सा क्षार मुख्य रूप से पाया जाता है? सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे रसायन हमारे घरों में मौजूद हैं। बिल्कुल। अब हम अपने इस शानदार मैराथन के आखिरी और सबसे सूक्ष्म पड़ाव पर पहुंच गए हैं। रसायन विज्ञान के बाद हम जीवन विज्ञान यानी उस कोशिका की बात करेंगे जिससे हम और आप बने हैं। कोशिका यानी सेल, जीवन की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न 81, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न 82, जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? सही उत्तर है पुरकिंजे। प्रश्न 83, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका हमारे दिमाग का पूरा नेटवर्क इसी से बना है। प्रश्न 84, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा।
प्रश्न 85। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है श्लाइडेन और श्वान। प्रश्न 86। किसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? सही उत्तर है गोल्जी काय। गोल्जी काय का काम चीजों को सही जगह पहुंचाना होता है। प्रश्न 87। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका के किस अंग में होता है? सही उत्तर है राइबोसोम। प्रश्न 88। कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 89। आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम बहुत ही अनोखा है। और आखिरी तथ्य, प्रश्न 90। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।